एलपीजी इकोनॉमी कहते हैं उसको, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लाइजेशन है लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म करेंगे, नहीं, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन मुद्दों पर बेस्ड था जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था 1991 का। इनमें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना, उनको उनको ईज करेंगे। ईज करने से क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा भारत में। और जब ईज ऑफ डूइंग, अच्छा, लिबरलाइज का मतलब ये होता है, या ये जो एलपीजी का मॉडल है, इसको अपना पहले ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ग्लोबलाइज होने का मतलब क्या होता है? वो तो पहले भी हो रहा था। दरवाजा लगा था, बंद खोल दिया। हाँ, दरअसल क्या है कि फॉरेन ट्रेड तो हम पहले से भी कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन दोनों थोड़ा अलग अलग बातें हैं, हालांकि मिलती जुलती बातें हैं। इसलिए इन जनरल बच्चा बोल देता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है विदेशी व्यापार के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था को खोल देना। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हम ट्रेड जब करते हैं तो क्या करते हैं? गुड्स का करते हैं और सर्विसेज का करते हैं। इनके अलावा भी कोई चीज़ जानते हैं जिसको फॉरेन ट्रेड की कैटेगरी में रखा जा सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रेमिटेंसेस को भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो जो रेमिटेंसेस दूसरे देशों से आते हैं उनको भी कैलकुलेट करते हैं। खैर अभी वहाँ हमें जाना नहीं है, अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा अगर कैपिटल की भी ट्रेडिंग करने लगे तो ये क्या हो गया? ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। वस्तुओं सेवाओं का व्यापार तो आप पहले से करते आए हैं, लेकिन 1991 से पहले जो कंपनियां विदेशों की पहले भारत में कार्यरत थी उनको छोड़ दें तो नई कंपनियों को विदेश से भारत में आने का कोई चांस नहीं था। लेकिन 1991 के बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या कहा कि नहीं, हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है और कैपिटल चाहे तो वो डायरेक्टली आ सकती है और चाहे तो इनडायरेक्टली आ सकती है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और एक फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, या इसको हम पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या होगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोई विदेशी निवेशक आएगा, आपके यहाँ जमीन खरीदेगा, पूंजी लगाएगा, फैक्ट्री बनवाएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा और बहुत सारा काम करेगा, यहीं प्रोडक्शन करेगा, यहीं से बेचेगा, सब कुछ यहीं करेगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है? आके कैपिटल मार्केट में पैसे लगा देगा, शेयर खरीद लेगा आपकी किसी कंपनी का। अगर भारत में किसी भारतीय कंपनी का कोई शेयर कोई विदेशी नागरिक खरीदता है तो ये क्या कहा जाएगा? फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या क्या कहेंगे उसको? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन वही व्यक्ति अगर आके यहाँ फैक्ट्री खोल देता है तो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर वो यहाँ आके कंपनी खोलेगा तो क्या करेगा? टेक्नोलॉजी ले आएगा, मैनेजमेंट ले आएगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, यहाँ के रॉ मटेरियल के लिए मार्केट डेवलप करेगा, यहाँ के लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा होगा उसकी सप्लाई बढ़ाएगा। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है? जबकि इनडायरेक्ट आएगा तो क्या लाएगा? केवल पैसा लाएगा, केवल कैपिटल लाएगा। ये कैपिटल के साथ साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन लेवल, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ करिए, फॉरेन करेंसी, ये सब कुछ दे रहा है। और ये क्या दे रहा है? केवल और केवल कैपिटल दे रहा है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लगेगा आपके देश में आए? FDI है, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आपको अवेलेबल होंगी आपके मार्केट में।
तो जब आप इस तरह की चीज़ों के लिए, कैपिटल के लिए तैयार होते हैं और विदेशी पूंजी को अपने देश में लगने की अनुमति दे देते हैं, तो ऐसे मॉडल को आप क्या कहते हैं कि हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हैं। वो होता था, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता था। FII क्या है, अगर आपकी कोई हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि तुम्हारी कोई कंपनी वहां लिस्टेड और वो बिके, FII भी नहीं ही होता था, बस ये कह लो कि रोक नहीं थी, FII भी नहीं ही होता था। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, जो इनको कंट्रोल करते थे, इन पर नियम बनाते थे, और बहुत रेड टेपिज्म चलता था उसमें। मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट विद मिनिमम गवर्नेंस। सरकार भर भर के है, सुविधाओं के नाम पे शून्य है। इन्हीं को तोड़ने का काम जो है लिबरलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट। सरकार का हस्तक्षेप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कम कर दिया जाए। तो कहाँ जा रहे हो आप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर जा रहे हो। तो आप देखोगे कि 1991 के बाद धीरे धीरे करके इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिज्म की ओर पूरी तरह से शिफ्ट हो गई है। आज के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी सिर्फ कहने मात्र के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी है। इन रियल टर्म्स वो कैसी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी तुम्हें कैसी दिखाई देती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। इवन की जो सरकार की कंपनियां हैं ना, उनमें भी कैपिटलिज्म का वो लग गया है, मतलब उनको भी कैपिटलिज्म का बीमारी लग गया है। जैसे रेलवे पहले नागरिकों की सेवा करती थी, अब किसकी करती है, ग्राहकों की सेवा करती है। रेलवे मुस्कान के साथ ग्राहकों की सेवा करती है, पहले वो क्या करती थी, नागरिकों की सेवा। तो नागरिक से ग्राहक तक पहुंचने का जो ये चलन है, ये क्या है, ये मार्केट है, बाजारीकरण है, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ये लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ये प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन का इम्पैक्ट है। इस सब कुछ अब प्रॉफिट मेकिंग में है, सब कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेशन में है। अब गवर्नमेंट में प्राइवेट का हस्तक्षेप हो रहा है, तो उलट गया मामला। तो मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, उसको हम क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन कहेंगे, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कहेंगे। नियमों में हम बहुत सारा बदलाव करेंगे, बहुत सारा ढील देंगे, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि अब बहुत सारे उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा, और जो सरकारी उद्योग हैं धीरे धीरे करके उनको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इसका दूसरा पहलू क्या था, प्राइवेटाइजेशन को बल देना। अच्छा, अभी तक क्या था ना कि ऐसा तो हमारी मजबूरी भी थी 1990 में इसको अडॉप्ट करने की, हमें अपना मार्केट खोलने की कंडीशन पे पैसे मिले थे। जो हमारा सिचुएशन था बहुत ख़राब हो गया था, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत गिर गया था, हमारे पास एक हफ्ते भी आयात करने के लिए चीज़ें नहीं थी, और इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन गई थी। लेकिन उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो कंडीशंस हमको फॉलो करनी पड़ी, वो ये सारी कंडीशंस थी। तो प्राइवेटाइजेशन तो हम एक तरह से दबाव में भी लिए थे, लेकिन सही टर्म्स में देखें तो 1951 से लेकर 1991 के बीच में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा था, और अब वो टाइम आ गया था कि हम उसको इंडियन इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में शामिल करें। पहले हम क्या करते थे, पूरा सुरक्षित रखते थे। 1986 की औद्योगिक नीति तक, मतलब 1948 से लेकर 1986 तक जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज डेवलप की गई, उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को सरकार के लिए सुरक्षित रखा जाए। लेकिन 1991 में क्या कहा गया, थोड़े को सुरक्षित रख के बाकी को छोड़ दिया जाए, लाइसेंसिंग प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब क्यों ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर के पास सब पैसे थे और वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था, और मार्केट की कंडीशन ऐसी थी कि उनके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। छोड़ा जाना चाहिए, निजीकरण कोई बुरी बात तो है नहीं। सरकार अपनी कंपनी, बाद में 2001 में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ही बना दिया, जिसका काम है कि वो कंपनियों को बेचता रहे, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। और अगला लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, और ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना था। तो अगर आपको FDI बुलाना है
तो रेड टेपिज्म में आपके यहाँ एफडीआई आएगा। 36 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे नो ड्यूज लेना पड़ता है आपको एक फैक्ट्री चलाने के लिए। और अगर उन 36 विभागों से आपकी फाइल एक एक महीने टहली तो 3 साल तो लग गया अनुमति लेने में कि साहब हमको फैक्ट्री लगानी है। अब क्या करेंगे हम? सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, है ना। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, सारा क्लियरेंस एक जगह से। सिंगल विंडो सिस्टम लाए तो क्या किया हमने? इसी को हम लिबरलाइजेशन कह रहे हैं। एक ही विंडो से सारा क्लियरेंस ले जाओ। तो जो 36 महीने का क्लियरेंस चाहिए था, 36 महीने लगता था, वो हफ्ते दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। तो हम लिबरलाइज हुए, हम प्राइवेटाइज हुए, ग्लोबलाइज हुए, क्योंकि ऐसा उस समय की सिचुएशन बनी हुई थी। तो 1992 का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि हमने एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया, और ये इकोनॉमिक मॉडल जो रहा इसने भारत की तकदीर बदल दी। मतलब दोनों तरह से बदल दी। उसके सिक्के के दोनों पहलू है ना, एक हेड है एक टेल भी है। तो जो हेड है उसमें भी तस्वीर बदल गई, और जो टेल है उसमें भी तस्वीर बदल गई। कुछ ऐसे क्षेत्र इसने विकसित कर दिए जिसमें अब संभव ही नहीं बन पा रहा है कि भारतीय घुसें, है ना। जैसे कार बनाने की इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल बनाने की इंडस्ट्री है, इवन की छोटी छोटी चीज़ों में बाबा रामदेव ने इतना इमोशनली आपको कहा कि भाई स्वदेशी बनिए, जब जाके आप उनका सामान यूज करना स्टार्ट किए। अदरवाइज 2 ही कंपनियां हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और दूसरी वो पीएनजी है, और दूसरी कौन सी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। रेडीमेड फूड कुछ भी खाना है, नेस्ले है। मैगी खाना है, नेस्ले है। बिस्किट खाना है, रेडीमेड फूड में सबसे आगे है। तो जो बहुत अग्रणी कंपनी, अगर भारत में कार बेचने के कंपटीशन को देखें तो खैर इस साल टाटा नंबर 1 पे रहा है, लेकिन इस साल को हम छोड़ दें तो हम देखेंगे कि विदेशी कंपनी ही कोई नंबर 1 रही होगी, मारुति सुजुकी या फिर ये टोयोटा। टोयोटा की बहुत सारी कारें आती हैं, धड़ 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 बिकती। तो ये इंडस्ट्री हमने क्या किया? अगर हमारा होता तो बढ़िया होता, ज़्यादा अच्छा होता। मैं आपको एक बात बोलता हूँ ना हमेशा, कि हम इतने बड़े बाजार हैं कि अगर हम भारत के सभी लोगों को इतना उत्पादन करवाएं कि भारत के सभी लोग अपने देश का बना हुआ खाना खाएं, अपने देश का बना हुआ कपड़ा पहने, अपने देश का बना हुआ जूता पहने, अपने देश का बना हुआ दवाई खाएं, अपने देश के अस्पताल में इलाज करवाएं, अगर इतना ही हम कर ले जाएं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अमेरिका तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा है? बाजार तलाश रहा है ना। उस बाजार को तुम खुद क्यों नहीं कवर कर सकते हो? अगर हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम इस तरह से बनाएं, अपनी संरचना में इस तरह से बदलाव लाएं, इस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों का प्रयोग बढ़ाएं। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि बी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। तो ये सारी बातें ऐसे हवा में नहीं कही जा रही हैं, इनके पीछे आत्मनिर्भरता अगर ले आए, आत्मनिर्भर भारत बन गया और भारत के 150 करोड़ लोगों को खाना पीना और ये सब जरूरत की चीज़ें भारत खुद उपलब्ध करवाने लगा। आपको क्या लगता है? 150 करोड़ लोगों का मार्केट ना अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास नहीं है, किसी यूरोपियन नेशन के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है 150 करोड़ लोगों का बाजार। 150 करोड़ लोगों को 300 करोड़ जूते चाहिए। अगर कोई इंडियन कंपनी इस तरह का जूता बनाए, जैसा तुम बाहर वो नाइकी और इस तरह के जूते खरीदते हो, एडिडास और कालिदास, इस तरह के जो खरीदते हो ना, अगर वैसे जूते तुम्हारी कोई कंपनी बनाने लगे और इन सबको मार्केट से बाहर कर दे, तो क्या सोचते हैं आप? कितना बड़ा कंपनी बन जाएगी वो। एडिडास को 20 देशों में जाके जो काम करना पड़ रहा है, वो यहाँ कालिदास एक देश में कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ जूता बन जाए तो एक देश में कर सकते हैं वो। जो जो अपना देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी। और वोकल के लिए, लोकल के लिए
वोकल होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन बस वो है ना कि लोकल के लिए वोकल तो हो जाए, पर लोकल का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो चीज़ें हैं, वो उस लेवल पे सही नहीं है। पीढ़ी निकल जाएगा। हाँ तो हाँ वही बात है ना, अभी वो कई पीढ़ियां लगेंगी और उन पीढ़ियों तक वो और आगे चले जाएंगे आप, तो वो गैप बना रह जाएगा। उस गैप को ख़त्म करने के लिए ना बहुत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जैसे चाइना ने वो इच्छा शक्ति दिखाई कि नहीं, हम जो है अपनी इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी रखेंगे तब तक जब तक कि हम बेचने की सिचुएशन में ना आ जाए। हमने अपनी इकोनॉमी को कब खोला? मजबूर थे जब हम। और उसने अपनी इकोनॉमी कब खोला? जब वो ताकतवर था। और मजबूर हैं हम, तो फिर तो जब आप मजबूर होंगे किसी समझौता करने के लिए, तो उस समझौते में हमेशा आप घाटे में रहेंगे, है ना। समझौता जब आप करेंगे जब आप ताकतवर हों, तो कैसा समझौता होगा? तो बेहतर समझौता होगा, अच्छा समझौता होगा, उसमें आप फायदे में रहेंगे। तो एलपीजी इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया और एलपीजी इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट रही और उनमें इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे जोर दिया गया। ठीक है, इस पर हम लोग आगे और भी बात करेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, इंडस्ट्री पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या असर आया, पॉवर्टी पे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्या हुआ, इन सब पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये अभी टॉपिक नहीं है। अब लिखिए 8th 5 ईयर प्लान।